तो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें बच्चों ये चैप्टर 6 होगी, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। फिर बच्चों इस चैप्टर का ये पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें आप स्टडी करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके पहले के पार्ट में मैंने पढ़ा रखा है अलैंगिक जनन के बारे में, जिसे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फिर बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर बच्चों यदि आप लोग चैनल पर पहले बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और पहले बार विजिट किए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जो भी इस तरीका के वीडियो आप लोग को डालूं क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों के लिए, तो आप लोग वीडियो देख सके फिर बच्चों, और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसे जानते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने अलैंगिक जनन, जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा की मैं बात करता हूं तो डिफिनेशन बहुत अच्छी तरीका से दे सकते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ये प्रॉपर तरीके से डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं बोर्ड में भी और अपने नोट्स कॉपी में भी। ओके, तो आगे के प्रोसेस मैं बताता हूं। यहां से देखिए, जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा अभी फाइंड आउट किया, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे फिर बच्चों थोड़ा सा इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं, या फिर है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फिर बच्चों, ये आपका मेल है और दूसरा आपका फीमेल है, यानी कि जिसको पुरुष और स्त्री का नाम देते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा बोलिए कि मेल वाला को हम लोग नर जनन बोलते हैं और फीमेल को हम लोग मादा जनन बोलते हैं बच्चे। ये दो बात हो गया। यहाँ पे एक बात और, इसमें जो बात करते हैं हम लोग, ये नर जनन को शुक्राणु भी कहा जाता है और मादा जनक को अंडाणु भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात को थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं रिपीट करूंगा, लेकिन यहां से जरा एक बात मैं बताता हूं। नर जनक से उत्पन्न जो होता है वो आपका शुक्राणु है, और मादा जनक से जो उत्पन्न होता है वो अंडाणु है बच्चे, जो कि ये आपका शुक्राणु का साइन है। और लगभग करोड़ों लाखों बोल सकते एक बार में जो सेक्स किया जाता है उस समय लाखों माइक्रोन बोल सकते हैं शुक्राणु गिरते हैं, जो अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही शुक्राणु वहां पे पहुंचता है, यानी कि जहां पे मादा का जो उभम होती है, अंडाणु जो होती है पहुंच पाती है, इसके प्रजनन वाला भाग पार्ट पे पहुंच पाती है, तब जाके रिप्रोडक्शन होती है बच्ची। तो ये अनेक संख्या में ये एक बार में लाखों स्पर्म गिरते हैं मेल से। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि शुक्राणु तो नर जनक से निकला, और ये क्या हो गया, मादा जो निकला किससे, सॉरी मादा से क्या निकला, अंडाणु बच्चे, ये स्पर्म को उत्पन्न किया। अब यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं बच्चे। मैंने क्या बोला, अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन जब हो गया, देखिए यहाँ पे निषेचन जब हो गया, निषेचन का जो चित्र है, एक तरफ ये शुक्राणु है और ये एक तरफ अंडाणु है बच्चे, ये मिला। तो आगे चल के कुछ दिन के बाद, 8 दिन 10 दिन के बाद, ये युग्मनज का निर्माण करती है। किसका, युग्मनज का निर्माण करती है, और ये विकास करके एक एक दिन ये संतान उत्पन्न करती है, संतान का निर्माण करती है। ओके, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा याद करना। अंडाणु शुक्राणु जब मिलेगा तो निषेचन हो गया, निषेचन के 8-10 दिन बाद भ्रूण का निर्माण होती है, जो यहाँ पे इस प्रकार विकास होकर एक संतान का रूप ले लेती है। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में जानते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए, मैंने लिख रखा है शुक्राणु के बारे में बच्चे। तो नर युग्मक पे बच्चों शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं बच्चे। ओके, तो अंडाणु किससे उत्पन्न हुआ, तो नर मादा जनक से, और शुक्राणु किससे उत्पन्न हुआ, तो ये आपका नर जनक से बच्चे। ओके, तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए शॉर्ट में। यहां पे मैंने बोला है कि लैंगिक जनन की क्रिया दो होती है। लैंगिक जनन में जो क्रिया होती है वो दो प्रोसेस से होती है, दो क्रिया होती है। पहले प्रोसेस की बात मैं करता हूं, तो इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का क्या होता है, निर्माण, यानी कि इस विधि में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक कहने का मतलब क्या, युग्मक कहने का मतलब स्पर्म और फिर बच्चों बोल सकते हैं अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स का निर्माण होता है। तो युग्मक दो हो गए, जैसे कि युग्मक मैंने यहाँ पर लिख रखा होगा। चलिए युग्मक आगे चलेगा, ठीक है ना। तो युग्मक हम लोग बोल सकते हैं एक फीमेल को, और दूसरा क्या बोलेंगे, मेल को। तो युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है इस क्रिया में, लैंगिक क्रिया में। दूसरा मैंने क्या लिखा कि युग्मक का संयुग्म होता है या संलग्न होता है।
कहने का मतलब समझिएगा, जो शुक्राणु था, शुक्राणु जो अंडाणु था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा शुक्राणु अंडाणु जो था, इसका मिलना संयुग्म कहलाता है या संलग्न कहलाता है। क्या गलत बोल सकते हैं? संयुग्म। यानी कि ये जब मिलेगा, शुक्राणु अंडाणु मिलेगा, तो ये आपका संयुग्म या संलग्न कहलाते हैं। या फिर बच्चों, या ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेल और फीमेल जब मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुग्म, और बोल सकते हैं संलग्न भी कहा जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल का मिलना क्या था? संयुग्म या क्या? संलग्न कहते हैं। और अंडाणु शुक्राणु का मिलना क्या कहता है? निषेचन कहलाता है। ये हो गया प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, तो युग्मनज और जायगोट है क्या? तो कहता है निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के बाद, निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय निर्माण होती है। यानी कि ये निषेचन हो चुका है, ये निषेचन जब हुआ, ये वाला बच्चों ये निषेचन हो गया, और निषेचन के बाद ये जो एक कोशिकीय निर्माण होगा ये वाला, इसको हम लोग बच्चों, इसको नहीं तो इसके बाद आपका भ्रूण बनता है। क्या बच्चे? भ्रूण का निर्माण होता है। इसी भ्रूण की बात करता हूं। निषेचन के बाद 8-10 दिन के बाद भ्रूण का निर्माण होती है। अब इसी भ्रूण को हम लोग बोलते हैं युग्मनज या जायगोट का नाम देते हैं बच्चे। और यही जायगोट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये संतान का रूप ले लेती है, यानी कि ये बच्चा का रूप लेती है। ओके, तो इसे हम लोग ये वाला प्रोसेस को जायगोट बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, लिंग को 2 आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं, एक लिंग और द्विलिंग। आखिर में समझते हैं कि लिंग है क्या। जैसे कि लिंग का मतलब हो गया, जैसे बॉयज एक लिंग है, गर्ल्स भी एक लिंग है बच्चों। ओके, नर एक लिंग है, मादा एक लिंग है। अब यहाँ पे मैं बात बताता हूं कि लिंग को 2 आधार में क्यों बांटा गया। क्योंकि कुछ कुछ जीवों में नर और मादा एक ही जीव में होता है, और कुछ कुछ जीवों में देखते हैं तो नर अलग है और मादा अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं सबसे पहले एक लिंगी का। तो एक लिंगी में कह रहा है कि 2 लिंग जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि एक लिंग आप उसे बोल सकते हैं कि जीव में 2 लिंग जब अलग अलग पाई जाती है उसे एक लिंगी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पपीता के पौधे की बात करते हैं तो नर वाला पौधा अलग होता है और मादा वाला पौधा अलग होगा, तो ये 2 लिंग का अलग अलग पाया जाएगा। मनुष्य की बात करते हैं तो मेल अलग है और फीमेल अलग है, ये ना कि दोनों एक ही में होता है, ऐसा तो नहीं है। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य में भी क्या होता है, नर अलग है और मादा अलग होता है, तो इसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। नर को एक लिंगी बोलेंगे, मादा को एक लिंगी बोलेंगे। ओके, तरबूज की बात करते हैं, तरबूज भी बच्चों ये भी एक लिंगी है, इसमें भी नर अलग रहता है और मादा अलग रहता है, बस सबसे पहचानने का वहां पे है नियम। ठीक है, पहचान नहीं आती है ये नर है कि मादा। ठीक है, तो ये बात हो गया। चलिए आगे इसमें और भी है, जैसे कबूतर, पक्षी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सब एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी, जिसमें एक लिंग पाया जाता है। केवल नर है तो नर है होगा, मादा है तो मादा ही होगा। ओके, अब इसके अपोजिट को देखते हैं द्विलिंगी है क्या बच्चों। तो द्विलिंगी इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको कि दोनों लिंग एक ही जीव में पाया जाएगा तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। इसका और भी नाम है, मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। तो द्विलिंगी को मैंने क्या बोला कि जीव, जिस जीव में 2 लिंग एक ही में पाई जाती है, जिस जीव में 2 लिंग एक ही में पाई जाती है बच्चों, उसे द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं सरसों के पौधा की बात करते हैं तो इसमें नर और मादा एक ही में होता है। ओके, नेक्स्ट आपका उड़हुल जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे गुड़हुल लिखे हैं ना, तो ये उड़हुल के फूल में नर वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों एक ही में रहता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी। नेक्स्ट आपका केचुआ, केचुआ जिसे कि आम भाषा में हम लोग चेरा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये केचुआ किसानों का मित्र जो है, इसमें भी न तो नर का पता रहता है ना तो मादा का पता रहता है, दोनों एक ही में होता है, तो याद रखिए ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका द्विलिंगी जीव। जैसे कृमि जिसको जोक कहते हैं, हाइड्रा भी एक तरह से पौधा जीव भी है, इसमें द्विलिंगी, इसमें भी द्विलिंगी पाए जाते हैं। अब ये जिसमें द्विलिंगी पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। ये सारे आपका देखिए केचुआ, हाइड्रा, कृमि, गुड़हुल, सरसों, इसे उभयलिंग भी बोलते हैं बच्चे, या इसे बाइसेक्सुअल इंग्लिश में बोलते हैं। और एक नाम और जानते हैं इसका, एक नाम और इसका है हर्माफोडाइट बच्चे, हर्माफोडाइट इसका दूसरा नाम है। उभयलिंग भी बोल सकते हैं या द्विलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन। फिर बच्चों अब हम लोग सेकंड स्लाइड में यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है स्टडी करने के लिए पुष्पी, पुष्पी कहने का मतलब हो गया फूल। तो फूल, पुष्पी यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म,
पुष्पी पौधों में कैसे लैंगिक जन होती है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, और देन आपको थर्ड वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग मनुष्य में स्पेशल स्टडी करेंगे, उसमें लैंगिक जन कैसे होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पौधों में किस तरीका से होता है, और ये पार्ट आपको बिहार बोर्ड में मैं बता दूं तो ये आपका वीवीआई टॉपिक है, ये चित्र को भी पूछा जाता है और इसे वर्णन करने के लिए भी पूछा जाता है। मैं एक एक पार्ट का डिफिनेशन भी दे देता हूं और इसके नाम भी बता देता हूं, इसका पार्ट कौन कौन सा है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले इस चित्र की छोड़कर मैं थोड़ा सा यहां पे चलता हूं, तो यहां से स्टार्ट करते फूल की बनावट से। तो फिर बच्चों, फूल की बनावट कहने का मतलब हो गया फूल का रूप क्या है, फूल की प्रारूप क्या होती है, उसे स्टडी कर लेते हैं। तो फूल को हम लोग चार प्रारूप में पढ़ते हैं। कितने प्रारूप में? चार। फर्स्ट वन इज बाह्य दलपुंज, और सेकंड आपका है दलपुंज, और थर्ड आपका है पुमंग, और फोर्थ आपका है जयांग। फिर बच्चों, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को मिलाते हैं तो जो अंग बनता है उसे सहायक अंग कहा जाता है। यानी कि डिफिनेशन आप सहायक अंग का बोल सकते हैं कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज के सम्मिलित रूप को सहायक अंग कहा जाता है। सहायक अंग क्यों कहते हैं ये भी जरा देखिए, मैं यहीं पे समझा देता हूं। जैसे कि बाह्य दलपुंज की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो फिर बच्चों थोड़ा सा इसकी बात करिए। ये आपका ये बाह्य दलपुंज है बच्चों, देखिए ये वाला, ये आपका बाह्य दलपुंज है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या है? बाह्य दलपुंज है। ये वाला इस प्रकार यहाँ पे रहता, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये बाह्य दलपुंज, ये हरा हरा कलर का यहाँ पे रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हरा वाला पार्ट है, ये वाला हरा वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज पे बच्चों, बाह्य दलपुंज। और ये जो होता है फिर बच्चों, ये हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होती है भोजन बनाने में फूल में फिर बच्चों। तो ये हरा होता है, ग्रीन होता है। तो बाह्य दलपुंज की बात करते हैं तो ये कैसा होता है फिर बच्चों? ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा। एक एक बात को लिखते चलना आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो बाह्य दलपुंज देख लीजिए कौन वाला है। अब दलपुंज की बात करते बच्चों, तो दलपुंज देखिए जो अंदर में ये थोड़ा सा निकला है, ये जो पत्ती के जैसा, ये जो फैल चुका है, तो ये छोटे छोटे दल में बढ़ जाते हैं। ये बाह्य दल जो है इस प्रकार दल में बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारे पत्तियों में डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है बाह्य दल। क्या कहलाता है? बाह्य दल। और ये भी हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायक होता है, और ये भी ग्रीन होती है। कैसा होता है? ग्रीन, यानी कि हरा होता है। इसलिए मैंने लिखा कि ये सहायक अंग है किसका? तो ये फूल का ये सहायक अंग हो गया। बात समझ गए? तो दोनों को मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पुमंग और जयांग है क्या। तो पुमंग और जयांग को आवश्यक अंग कहा गया है। आवश्यक अंग क्यों कहा गया? क्योंकि यही जो जयांग है और पुमंग जो है, यही वाला पार्ट से क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जन की प्रक्रिया घटनाएं होती है पीछे, और ये अंदर फूल का अंदर का ये पार्ट है, ठीक है। ये बाहर का भाग था जिसे हम लोग सहायक अंग बोल दिए, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और ये क्या होता है? पुमंग, और ये बुलेट जैन की बात करते हैं, तो ये अंदर का भाग है जिसे आवश्यक अंग भी कहते हैं बच्चों। और ये वाला अंग जो कुछ कुछ पार्ट है, ये रंग बिरंगा होता है, और इसके भी कुछ पार्ट जो होते हैं बच्चों, ये जो दलपुंज कुछ कुछ फूल जो होते हैं, तो इसमें भी बोल सकते हैं ये जो रंगीन वाला पार्ट है, ये आपका हो गया बाहर वाला पार्ट हरा, और ये रंगीन पार्ट हो गया जिसको हम लोग फूल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फूल वाला भाग हो गया जिसे हम लोग रंगीन यानी कि आवश्यक अंग भी कहते हैं। तो आवश्यक अंग जान गए, पुमंग और ज्यांग के रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ररूप को क्या बोलते हैं? आवश्यक अंग कहा जाता है। अब एक एक करके हम लोग पुमंग और ज्यांग के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे पुमंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो पुमंग क्या कहता है? पुमंग जो है पुष्प का नर भाग कहलाता है। लिखिएगा आप लोग, पुमंग जो है पुष्प का नर भाग कहलाता है। और फिर बच्चों, पुमंग में लंबी लंबी रचनाएं होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं बच्चे। दो डिफिनेशन, पुमंग किसे कहते हैं? तो फूल का नर भाग पुमंग कहलाता है, और फिर बच्चों पुमंग में ही लंबी लंबी जो रचनाएं होती है उसे पुंकेसर कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा। बात करते हैं तंतु और परागकोश की। तो पुमंग दो भागों में बटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक आपका तंतु और दूसरा क्या है आपका? परागकोश। ओके, तो इसकी थोड़ा सा मैं बात करता हूं, पुमंग को लेकर चलता हूं ऊपर की ओर पुष्प में। तो देखिए तो बच्चों, ये वाला आपका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो यहाँ पे एक है, एक मैंने ये वाला पार्ट लिखा, दूसरा आपका ये है, तो ये आपका पुमंग है। ये वाला भाग क्या? पुमंग। ये वाला भाग पुमंग। ये वाला भाग क्या? पुमंग। ये पुमंग वाला पार्ट में दो भाग होते हैं, एक आपका तंतु और दूसरा क्या होता है? परागकोश। अब सर जी समझाइए। तो देखिएगा,
पुमंग के शीर्ष पर गोल जैसी जो रचना होती है, बनावट होती है, उसे परागकोश कहा जाता है। डिफिनेशन लिख के चलना है। पुमंग के शीर्ष पे जो वृत्त का आकार का जो बनावट होती है उसे परागकोश कहते हैं। और परागकोश, पुमंग में ये जो नली होती है इस प्रकार का, पुमंग में जो इस प्रकार की रचना होती है, लंबी जो नली का लंबी रचना होती है पुमंग में, इस रचना को, लंबी रचना को हम लोग बोलते हैं तंतु बच्चे। तंतु, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल बच्चे। इस स्टाइल नहीं बोलते, तंतु कहते हैं। तो ये आपका तंतु हो गया। तंतु यानी कि ये आपका ऊपर वाला भाग को परागकोश बोलेंगे, और ये जो आपका लंबी रचना जो ये वाला है, ये जुड़ा हुआ इससे, तो इसे हम लोग तंतु का नाम देते हैं। ओके। और ये पुंकेसर किसको कहते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि पुमंग में जो लंबी लंबी रचना देखिए, एक लंबा रचना यहाँ पर है, दूसरा लंबा रचना ये वाला है, तीसरा आपका ये वाला है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। आखिर सर इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पर बच्चों स्त्री वाला पार्ट एक ही गो होता है। कितना होता है? एक ही पार्ट होता है। और मेल में देखिए, मेल वाला पार्ट कितना है? 1 2 3, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा 3 पार्ट, 4 पार्ट मैंने लिखा, 4 भाग यहाँ पे और भी होते हैं। तो ये एक ही पार्ट जो होगा, जो फीमेल होगा, जो देखिए ये वाला इस प्रकार जा रहा है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, ये वाला जो कि यहाँ पे अंडाशय से जुड़ा हुआ है। जो अंडाशय से जुड़ा रहेगा वो आपका फीमेल वाला पार्ट, जिसे आप लोग स्त्री केसर भी कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, जयांग क्या है बच्चों? तो जयांग आप उसे बोल सकते हैं कि फूल का मादा भाग जयांग कहलाती है। और बच्चों जयांग में अनेक स्त्री वाले भाग होते हैं, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको स्त्री केसर कहते हैं बच्चे, और इसके 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं बच्चे स्त्री केसर के, सॉरी ज्यांग के। एक आपका अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ज्यांग के कितने भाग? 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, तो डिफिनेशन पर बच्चों ये वाला देखिएगा कि ज्यांग के शीर्ष वाले भाग को, ज्यांग के शीर्ष वाले भाग को, जो गोल जैसे शीर्ष वाला जो रचना होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और ज्यांग में जो लंबी रचना होती है ये वाला, उसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वो स्टाइल। तो 2 बात मैंने क्या बोला, ज्यांग के वृत्त जैसी जो रचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं, और ज्यांग में बच्चों ये जो लंबी रचना है वो आपका वर्तिका कहलाती है, या इसी को स्टाइल भी कहते हैं। ओके, डिफिनेशन हो गया। अंडाशय की बात करते हैं, तो अंडाशय यहाँ पे चले आइए मेरे साथ। तो यहां से स्टार्ट करते बच्चों। तो फूल में ये जो पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है डंठल की तरह, और उसके लास्ट वाले हिस्से को हम लोग ब्रेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूल के जो कड़ा आवरण होता है, कड़ा वाला जो भाग होता है, इस प्रकार लास्ट वाला, शुरू वाला हिस्सा जो होता है, लास्ट वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे नीचे की ओर, उसे हम लोग ब्रेंथ का नाम देते हैं। और फिर बच्चों यही जो ब्रेंथ है, ये जो ब्रेंथ है इस प्रकार डंटी के तरह इस प्रकार जुड़ा रहता है अंडाशय से बच्चे, और इसे हम लोग नाम देते हैं डंठल या पेडिसेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेंथ से जुड़ी जो लंबी रचना होती है, ब्रेंथ से और इससे बीजांड से, सॉरी कहा गया, पुष्पासन से बच्चे। देखिए ये पुष्पासन, ये फूला हुआ पूरा भाग है नहीं वाला, तो ये फूला वाला भाग को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो ये पुष्पासन से, फिर बच्चों ये पुष्पासन से और ब्रेंथ से जो लंबी रचना जोड़ती है उसे डंठल कहते हैं बच्चे। और फूल में फूला हुआ भाग, यानी पुष्प में फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाती है। और फिर बच्चों पुष्पासन के अंदर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो उसे बीजांड कहते हैं। डिफिनेशन लिखिएगा कैसे, बीजांड किसे कहते हैं सर जी? तो पुष्पासन के ठीक अंदर वाला भाग को, पुष्पासन के ठीक अंदर वाला भाग देखिए वाला है, तो इसे हम लोग बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड। और फिर बच्चों बीजांड के ठीक अंदर वाला भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में जो रहता है वो आपका अंडाणु रहता है। क्या रहता है? अंडाणु। तो इस तरीका का डिफिनेशन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पुष्प का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाती है, और पुष्पासन के ठीक अंदर की भाग बीजांड कहलाती है, और पुष्प के बीजांड के ठीक बाद वाला भाग जो अंदर वाला भाग होता है वो अंडाशय है, और अंडाशय में जो उपस्थित होता है भ्रूण, उसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु बच्चे। ओके, तो ये आपका लास्ट वाला जो पार्ट है ये आपका अंडाणु है। ओके, चलिए ये बात मैंने बता दी, एक एक पार्ट को मैंने बता दिया बच्चे, और कोई भी पार्ट यहाँ पे छूटा नहीं, डिफिनेशन सबका हो चुका है। ओके ना। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वर्तिकाग्र और वर्तिका मिलकर क्या कहलाती है? ये आपका स्त्री केसर कहलाती है, और परागकोश और वर्तिका मिलकर क्या कहते हैं?
पुंकेसर आपका कहलाता है। और ये वाला भाग भी आपका जो है, ये वाला भाग जो है फीमेल वाला भाग है। ओके, अंडाशय, बीजांड और ये वाला जो है अंडाणु, ठीक है, ये फीमेल का पार्ट है, इसी में आता है स्त्री केसर में। ओके, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो आप लोग। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको लास्ट में आपको बताता हूं परागकोश और परागकण है क्या, उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को यहाँ स्किप मत करना, इसे ऐसे समझ लेना ताकि अपने से लिख सको। तो मैं इसे बताने से पहले, इस दोनों टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि परागकण क्या है, परागकोश क्या है और वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है। ये चार वो कि यदि पता हो आपसे तो आप यहां पे इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया था पीछे कि ये जो आपका है, ये वाला गोल से जो फूल में घेर के रखा गोल जो रहता है वो आपका परागकोश है बच्चे, परागकोश। और परागकोश के भीतर जो कण है, ये कण जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इसे परागकण कहते हैं, परागकण कहा जाता है। और यही परागकण इसी तरीका के दूसरे पुष्प पर, दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये कण पहुंचता है, तब जाकर के बच्चों परागन होती है, परागन की प्रक्रिया घटना होती है, यानी कि पोलिनेशन होती है बच्चे। यही वाला कण पहुंचता है, ये दूसरे इस तरीका के दूसरे मेल वाला पार्ट पे, यानी फीमेल वाला पार्ट पे। ये हो गया किसका पार्ट, ये पार्ट हो गया आपका मेल वाला पार्ट। ये किसका पार्ट है, ये आपका पुंकेसर का पार्ट है बच्चे, पुंकेसर का पार्ट है। यही पुंकेसर का जो ये वाला कण है, जो परागकण, ये इसमें चलाता है, यानी कि ये जो आपका ऊपर वाला वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र बच्चे, वर्तिकाग्र ये वाला हो गया, ये वर्तिकाग्र है, ये वाला जो स्त्री वाला ये पार्ट है। और ये आपका वर्तिका होता है, ये वर्तिका बच्चे, ये वाला पार्ट को हम लोग वर्तिका बोलते हैं। तो ये वर्तिका यानी कि ये वर्तिकाग्र जो है ये फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला पार्ट हो गया। तो मेल वाला पार्ट से परागकण निकल कर यहाँ पे चलाता है, इस वर्तिका में चलाता है, इस वर्तिका में चलाता है। तो ये आएगा कैसे, उसको हम लोग को जानना है बच्चे। पौधों में इस तरीका के आप इस तरीका के निकले हुए मेल और फीमेल को देखे होंगे। तो ये कण यहाँ पे कैसे आता है उसी के बारे में मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो परागकण लिखे पर बच्चों, परागण क्या है उसे पहले लिखिए। जब पुष्प में परागकोश से, किससे, परागकोश से बच्चे, जब पुष्प में, इसकी मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, जब पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस मिलने की क्रिया को हम लोग परागकण कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, परागण बच्चे। डिफिनेशन फिर से लिखिएगा। मैंने बोला कि जब पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। यह डिफिनेशन आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको परागण को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक आपका स्वयं और दूसरा जो दूसरे के द्वारा ये परागकण को पहुंचाया जाए। तो दूसरे के द्वारा पहुंचाया जाए उसे पर परागण बोलते हैं, और जो स्वयं पहुंचेगा उसे हम लोग पर परागण भी कहते हैं बच्चे, ठीक है, सॉरी स्व परागण भी कहते हैं। अब यहाँ पे स्व परागण क्या है वो जरा देखिए। तो यहाँ पे जो है समझिएगा, पर परागण का डिफिनेशन आप लोग बुक में भी है तो लिखेगा, जब जब एक ही पुष्प के परागकोश से, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है तो इस पहुंचने की क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। कौन पहुंचता है बच्चों, तो पहुंचता है कौन, ये परागकोश निकला, परागकोश से परागकण निकला और उसी वो वर्तिकाल तक, जब उसी पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब पुष्प में परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाल तक जो परागकण पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण बच्चे। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो ये हो गया डिफिनेशन, आप लोग लिख सकते हैं। पर परागण के डिफिनेशन की बात करते हैं तो पर परागण थोड़ा सा उल्टा है, इसी पुष्प पर नहीं परागकण आकर दूसरे पुष्प पे चला जाता है तो ये आपका स्वपरागण, पर परागण हो गया। डिफिनेशन कैसे लिखा, जब परागकोश, जब किसी एक पुष्प से परागकोश, जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर या उड़कर किसी तरीके से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उस इसी पुष्प के नहीं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहा जाता है। अब यहाँ पे स्वपरागण कई तरीके से बच्चे होता है, जैसे देखिए सूर्यमुखी में होता, पौधे में स्वपरागण होता है।
बलसम पौधे में, पोर्चुलाका ये पौधा में, तो इस तरीका के पुष्प में बच्चों स्वपरागन देखी जाती है। ओके, अब ये पुष्प में जो कारक हैं जो एक्चुअल में परागकण को पहुंचाते कैसे हैं वो मैं बताता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा स्वपरागन, स्वपरागन क्रिया के कारक। कारक कहने का मतलब क्या कि परागकण को जो पहुंचाता है, जिस क्रिया के द्वारा, जिस कारक के द्वारा पहुंचाया जाता है परागन को, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, कीट के माध्यम से परागकण को ही पहुंचाया जाता है। मान लेते हैं कि एक कीट है, यहां पे आके कोई कीट तितली यहां पे आके बैठा, इस परागकोश पे बैठा। वो कीट क्या किया, तो यहां पे आने के बाद उसके पैर में ये परागकोश में जो परागकण है, ये कण उसके उसके जो बैठने वाला हिस्सा है उसके पैर में यहाँ पे चिपक जाएगा। ये परागकोश जो पीला वाला, ये पीला टाइप जो होता है, एकदम सब मुलायम रहता है, जो सट सकता है, एकदम पाउडर की तरह रहता है बच्चे। ये क्या रहता है, पाउडर की तरह। ये पाउडर वाला भाग जो है उस तितली में ये चिपक जाएगा, ये परागकण। और ये तितली क्या करेगा, जब इसी पुष्प के दूसरे बोल सकते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, माने तो इसी पुष्प का वर्तिकाग्र ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंच गया ये वाला परागकण, तो जब एक ही पुष्प पहुंचा तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे स्वपरागन बोलते हैं। तो ये कीट के द्वारा हो गया, ठीक है। अब यही वाला परागकण मान लेते तितली लेके चलता दूसरे पुष्प को वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता, तो वो हो गया परपरागन। ओके, तो ऐसे समझना है। तो एक तरीका देख लिया, एक कारक को देख लिया कि कैसे परागकण पहुंचेगा। दूसरा तरीका देखिए, पक्षी के माध्यम से भी। पक्षी, कुछ कुछ पक्षी, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, चिड़िया, इसको चूसने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, यानी कि इसके साथ यहाँ पे इसके जीव से जो कुछ खाने वाला पदार्थ शहद की जैसा होता है, उन लोग इसको चूस लेता, अच्छा से खाता है, तो ये वाला जो उसको पैर में सड़ जाता है, तो यही पक्षी दूसरा परागवर्तिका कर जाके बैठ जाएगा, तो ये वाला कण इसमें जाके मिल जाएगा बच्चे, और ये नलिका के द्वारा बीजांड में चला आता है। ओके, तो इस प्रकार के पक्षी के द्वारा परागकण को पहुंचाया जाता है। थर्ड में आपका है चमगादड़ भी, इसके द्वारा भी परागकण को पहुंचा सकते दूसरे वर्तिकाग्र तक। नेक्स्ट आपका मनुष्य, मनुष्य क्या कर सकता, इसको मसल के अपने हाथों में इस पे दूसरे वर्तिका पे गिरा देगा, तो भी पोलिनेशन हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात मैं समझाता हूँ। वायु के द्वारा भी, मानते कि हवा चली और ये वाला जो परागकोश है ये गलती से बोल सकते झड़ के इस वर्तिका पर पहुंच गया, इसके कण सारा इस पे झड़ गया, तो झड़ गया ये वाला जो परागकण है इस पे झड़ गया, तो आखिर में देखिए ये कण इसमें मिला कि नहीं हवा चलने से। तो इस तरीका का जो होता है, ये कण इसमें आके चिपक जाएगा और ये इस तरीके से पोलिनेशन होगा बच्चे, और यानी कि परागकण होगा वायु के माध्यम से। जल के माध्यम से बच्चे, जल के माध्यम से पानी बरस रही है, तो इस क्रिया के द्वारा जल बरसते समय ये कण इसमें भी उड़कर चला जाता है, या गलती से फुल टूट कर इसमें ही चला गया, तो दोनों कण आपस में मिल जाता है, यानी कि परागकोश से वर्तिका आपस में टकराने से जल के माध्यम से ये वाला भी यहाँ पे मिल सकती है। तो इस कारक, इतने कारक के माध्यम से बच्चों पोलिनेशन होता है। कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु और जल, इतने कारक हैं जो स्वपरागन यानी कि परागन होने की क्रिया में सहायक होते हैं। ओके, तो ये डिफिनेशन था। इसका सिंपल डिफिनेशन आप लोग जाकर देख सकते हैं बुक में, इसका भी डिफिनेशन सिंपल है। आगे की मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये आखिर है क्या। तो ये मैंने पारा बच्चे, ये फूल का ये अंडाशय वाला पार्ट है जिसमें निषेचन की घटना हम लोग को पढ़ना है। फर्टिलाइज क्या बोलते हैं इसको, निषेचन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो निषेचन हम लोग उससे बोल सकते हैं कि पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि मेल और फीमेल का शुक्राणु जब मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अंडाणु यानी कि कण जो होता है परागकण, वो जब मिलता है वर्तिकाग्र के कण के पास चिपक जाता जाके, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। जैसे कि देखिए, ये परागकोश से ये परागकण निकल के ये वर्तिका तक पहुंचा, मान लेते कि यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो नली है, ये वाला, ये जो नली है, इस नली के द्वारा ये परागकण यहाँ पे चलाता है, परागकण ये नली के द्वारा यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, कहाँ पे, ये अंडाशय में, यानी कि अंडाणु बीजाणु में पहुंच जाएगा। तो जिस नली के द्वारा पहुंचता है परागकण, उस नली का नाम क्या हो गया, पराग नलिका। तो ऐसे बोल सकते हैं कि परागकण जिस नली के माध्यम से पुष्प में बीजांड तक पहुंचता है उसे पराग नलिका कहा जाता है। और पराग नलिका किसको लेकर आता है, तो परागकण को लेकर आता है, कहां से, वर्तिकाग्र से। ओके, वर्तिकाग्र देखो ये वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग हो गया।
तो यहां से लेकर आता प्राग्नलिका, किसको लेकर आया? परागन को। जब यहाँ पे चलाती है परागकण, यहाँ पे चलाती है, तो ये वाला जो भाग है ये बीजांड में चला जाता है, तो बीजांड में यहाँ पे चलाता है, तो यहाँ पे निषेचन की घटना होती है, तब यहाँ पे अंडाणु बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है? अंडाणु बनना स्टार्ट होता है। तो यही अंडाणु आगे जाकर ये फूटती है, फूलती है, तो अनेक फूल उत्पन्न होते बच्चे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो स्त्री वाला ये जो पार्ट है, इसको हम लोग इसके अंदर के भाग को, कान को परागकण कहते हैं, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो डंटी की तरह ये जो पुष्प में रहता है स्त्री वाला पार्ट, उसे वर्तिका का नाम देते हैं, और ये फूला वाला पार्ट जो होता है इसे हम लोग अंडाशय का नाम देते हैं। अंडाशय के ठीक भीतर का भाग बीजांड कहलाता है, और बीजांड के ठीक जस्ट वाला भाग ये अंडाणु कहलाता है। और यही अंडाणु यहाँ पे अनेक रूप फूटते हैं, यहाँ पे अनेक पौधा का निर्माण करता है। तो इस तरीका से निषेचन होता है पौधों में, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। इसको लिख कर आप लोग पढ़ दीजिएगा, तो आपको निषेचन में फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। और परागकण में बात करते हैं, तो पोलिनेशन में आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, स्वपरागन परपरागन है क्या और परपरागन है क्या, और इसके कारक जरूर याद रखना कि किसके द्वारा पोलिनेशन किया गया। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और मिलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, मादा और मेल के बारे में, जनन कैसे होता है उसके पार्ट के बारे में, उसके बनावट के बारे में पढ़ेंगे, और एक्चुअल इनिशिएशन कैसे होती है, कैसे संतान की उत्पत्ति होती है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में पढ़ने वाले। पार्ट 5 भी आएगी, तो 3 वीडियो लगभग उसका अभी और आने वाला है। तो इसे तब तक आप लोग क्या कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को आप लोग क्या कीजिए, देखिए और नोट्स कीजिए, तब तक आपको पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ जल्द ही आ जाएगी। इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को जरूर से जरूर